हेलो बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स के पिछले क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ा और लास्ट में ट्रिगोनोमेट्री के ग्राफ के बारे में पढ़ा, साइन एक्स और कॉस एक्स का, है ना। मैंने साइन एक्स वाले यानी साइन थीटा वाले को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था डिटेल में कि जैसे अगर आपको साइन 210 का, 270 का, 240 की अगर वैल्यू निकालनी है तो आप ग्राफ के मेथड का यूज़ करके कैसे निकाल सकते हो। यानी अगर आपको 0 से 90 तक की वैल्यू मालूम है तो आप बाकी सबका निकाल सकते हो, है ना। मैंने बता दिया था और मैंने वो एन पाई प्लस माइनस थीटा वाले फॉर्मेट से भी आपको बता दिया था कि कैसे निकालना है। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ में, बहुत ब्रीफ में ही चर्चा करेंगे। लॉगरिथम वैसे थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम लोग ब्रीफ में चर्चा करेंगे जितना हमें काम आएगा। और उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है, डिफ्रेंशिएशन पे चर्चा करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखना, आज की क्लास को किसी से लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। बट लॉगरिथम उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है क्योंकि जितना बताऊंगा इजी पार्ट ही बताऊंगा, बस ध्यान से सुन लेना है, समझ लेना है, सॉल्व भी हो जाएगा, कुछ फॉर्मूला याद रख लेना है, मेन डिफ्रेंशिएशन होगा। पर पहले चलो शुरू करते हैं लॉगरिथम। आओ, बस ऐसा समझो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है, हमें इसे पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, देखो इसे पढ़ा जाता है log ऑफ एक्स टू द बेस ए, ठीक है। मैं एक दो बार लिख दे रहा हूँ अलग अलग ताकि तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, ध्यान से पढ़ लेना। जैसे इस log ऑफ एक्स, ये नीचे वाले को पहले भूल जा, डायरेक्ट पढ़ो log ऑफ एक्स टू द बेस ए। नीचे में कौन है, ए ना, तो टू द बेस ए, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ log m और यहाँ पे लिखूँ कुछ भी, y लिख दो, तो क्या लिखोगे, log ऑफ y टू द बेस m, ठीक है ना। बिल्कुल log ऑफ y लिख दो पूरा, लो कोई बात नहीं, log ऑफ y टू द बेस। अब अगर पढ़ना हम लोग सीख गए हो तो काम करते हैं आगे, किसे सॉल्व कैसे करेंगे, है कि नहीं। जैसे एक बार और ले लेते हैं, लो, है ना। मान लो ना यहाँ पे log 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो क्या लिखोगे, log ऑफ 4 बेस 3, बस हो गया। आप क्या एक ही बात बार बार बोलता रहो, है ना। आओ चलो देखो, सवाल है कि अगर जितना बोला जा रहा है उतना ही फॉलो करना है, ठीक है। ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, फिजिक्स में जितना लगाना है लगाना, ठीक है ना। मैं वहां पे बिल्कुल गाइड करूंगा, इसमें ज्यादा नहीं लगाना, इसमें तब लगाना जब मैथ वाले टीचर पढ़ाएंगे। अभी चलो उतना काम करते हैं जितना बताया जाएगा तुम्हें, देखो जितनी जरूरत है। तो अगर तुम्हें ये मिल जाए कभी, ऐसा ये फॉर्मेट कभी मिल जाए, तो कैसे सॉल्व करोगे, क्या करोगे अगर ये फॉर्मेट कभी दिख गया। सर कहना क्या चाह रहे हो आप। जैसे मान लो अभी एक सवाल में एग्जाम्पल में कराऊंगा, ये देखो, ये क्वेश्चन होगा और मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, तो तुम कैसे बताओगे, ठीक है। मैं आऊंगा इस पे फिर से, मुझे याद है मैंने क्या लिखा है, परेशान नहीं होना है, मैं आऊंगा इस पे फिर से। बट ये फॉर्मेट तो यही है ना, तो इसका क्या मतलब है, पहले तो ऐसा समझो, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। सिंपली हिंदी में अगर बोलूं तो ये जो नीचे रहता है ना बेस, कौन है, ए है। ए पर क्या पावर लगाएं, यानी ए पर क्या पावर चढ़ाएं कि हमें एक्स मिल जाए। हाँ, यही यही इसका सॉल्यूशन है। ए पर कितना पावर रखें कि मुझे एक्स मिल जाए, यही इसका मतलब है। इस पूरे का मतलब यही है कि ए पर कितना पावर लगाएं कि एक्स मिल जाए। या तुम इसे ऐसे भी कह सकते हो, व्हाट पावर, कैसे लिखो, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ ए टू गेट एक्स, ठीक है। या हाँ हाँ, टू गेट एक्स, इतना ही समझो। एक एग्जाम्पल लेने पर तुम्हें बेटर समझ में आ जाएगा। आओ देखो, ठीक है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा नया लग रहा होगा, अब क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने लिखा था ना log 2 8, और इसका सॉल्यूशन करना है। तुम बोलो, खुद से सोचो, बोल तो नहीं पाओगे खुद से सोचो कि log ऑफ 8 टू द बेस 2 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर log ऑफ x टू द बेस a था, तो इसका सॉल्यूशन क्या था,
कि a पर कितना पावर चढ़ाएं कि x मिल जाए। सेम सवाल मेरा तुमसे है, 2 पर कितना पावर चढ़ाएं कि 8 मिल जाए। 2 पर कितना पावर चढ़ाओगे कि 8 मिल जाए। सोचो कितना पावर चढ़ाओगे, 3 चढ़ाओगे। तो इस log ऑफ 8 टू द बेस 2 का जो आंसर होगा 3 होगा। हाँ बिल्कुल, यही यही आंसर है। 2 टू दी पावर कितना रखें, ये यहाँ पर कितना हो कि मुझे 8 मिल जाए, तो ये कितना होगा, 3 होगा। यही तुम्हारा आंसर है। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक आध और ले लेता हूँ, परेशान नहीं होना है, और अच्छा अच्छा लूंगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा करके। जैसे मान लो मैंने पूछ दिया कि लॉग 327 है, ठीक है। मैं थोड़ा चेंज कर दूं क्या? लो, लॉग ऑफ 729/3, इसको कैसे निकालोगे? तब तुम्हें सोचना है जरा सा कि 3 पे ना कितना पावर लगाएंगे। यहाँ पर मान लो पावर y है, ठीक है, कुछ भी, कि मुझे 729 मिल जाए, ठीक है ना। यही कितना पावर लगाएं, तो सोचो कैसे सॉल्व करोगे। कॉमन सेंस से सोचो। 729 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर, सोचो कितना होगा। मेरे ख्याल से 3 6। हम्म 6 सही है। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6। यस। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी मिले, चलो थोड़ा सा और इसे ना चेंज करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हें मिला log 1/25। थोड़ा वेराइटी चेंज करते हैं, है ना, तब तुम समझ लो। ऐसे अगर मैं बार बार बस सीधा लिखूंगा तो तुम्हें लगेगा क्या सर, सिर्फ पावर ही तो करना है क्या, 4 एग्जाम्पल ले रहे हो। देखो, log ऑफ 1/25 टू द बेस 5, यानी 5 का कितना पावर चढ़ाएं कि 1/25 मिले। सोचो जरा सा सोचो। तुम सोच रहे होगे सर 5 की पावर अगर 2 चढ़ा दें तो 25 तो मिल जाएगा, लेकिन क्या 2 मुझे 25 चाहिए? नहीं, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि 5 की पावर कितना चढ़ाएं कि मुझे 1/25 मिले। सोचो, 5 की पावर अगर तुम इसी को देखो यहाँ, इसे 5 की पावर 2 लिख सकते हो, और ऊपर ले जाके क्या -2 होगा। तो क्या तुम्हारा x की वैल्यू -2 आ जाएगी? तो ये x तो बस मैंने जानबूझ के लिखा ना, यही ना मेरा आंसर होता है, यही ना आंसर होता है। तो ये रहा मेरा आंसर, यानी इसकी जो वैल्यू होगी log ऑफ 1/25 टू द बेस 5 की कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू -2 हो जाएगी। ये तो बस मैंने एक मेथड तुम्हें समझाने के लिए इसको फॉलो करा है। डायरेक्ट तुम आंसर बताना, ठीक है, कि इतना डायरेक्ट, है ना। यहाँ पे कितना हो गया इसका 3। कुछ भी लिख सकता है ना। जैसे मान लो कि मैं ऐसा करता हूँ, कुछ और लेता हूँ एग्जाम्पल। जैसे log 1/4 और यहाँ 64 है, ठीक है। और आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। क्या करोगे सोचो, क्या करोगे। देखो, क्वेश्चन फिर से वही है, इस पे क्या पावर चढ़ाएं कि 64 मिले। तो 1/4 पे कितना पावर चढ़ाओगे, नहीं मालूम कितना चढ़ाओगे, तो तुम्हें 64 मिलेगा, है ना। बस फॉलो करते जाओ, समझ जाओगे। लॉजिकली सोचो, 1/4 का तो नहीं पता, लेकिन अगर 4 की पावर 3 करें तो क्या 64 मिलेगा? यस। तो अगर 4 की पावर 3 करें, बस बने रहो, समझ जाओगे। तो क्या इसको 1/4 की पावर -3 कर सकते हैं? नहीं समझे? अगर इसे पलटोगे, नीचे ले जाओगे, तो पावर क्या होगा, नेगेटिव, तुम जानते हो। और 1 की पावर अगर मैं -2 अपने मन से लगा भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है, 1 की पावर तो कुछ भी करूंगा 1 ही रहेगा ना। तो अगर दोनों पर पावर -3 है, तो क्या मैं 1/4 की पावर होल -3 कर सकता हूँ? तो x की पावर -3, ठीक है। 1 की पावर -3 कर सकता हूँ, 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 1 की पावर -3 कर सकता हूँ
फिलहाल इतना ही समझो, और क्या बोलूं। ठीक, तो सिंपल बात, इतना तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है। बस तुम डायरेक्ट अपने दिमाग में ये सोचो कि a की पावर क्या लगाऊं कि x मिल जाए, 2 की पावर क्या लगाऊं कि 8 मिल जाए 3, 3 की पावर क्या लगाऊं कि 729 मिल जाए 6, 5 की पावर क्या लगाऊं कि 1/25 मिल जाए -2, है ना। यहाँ सोचो 1/4 की पावर क्या लगाऊं कि 64 मिल जाए -3। तो अपना इस पूरे का जो सॉल्यूशन है वो ये पार्ट है, ठीक है। इस पूरे का जो सॉल्यूशन है ये पार्ट, इसका ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो बेसिक लॉग की वैल्यू निकालनी है वो तुम्हें आ गई होगी। और हम लोग थोड़ा सा लॉग के ये दो चार फॉर्मूले को फॉलो कर लेते हैं, बस काम हो जाएगा। याद रखना इसे, मैंने पहले भी बोला है, जो भी फॉर्मूला फिजिक्स में जब कोई भी यूज आएगा मैं बताऊंगा जरूर, ऑफ कोर्स बताऊंगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा रिवीजन करके इसे पहले से तैयार रखोगे तो तुम्हें और अच्छा फील होगा, ठीक है ना। उस टाइम मेरे बताने से पहले ही तुम जान जाओगे कि क्या हो रहा है वहां पे, है ना। तो चलो कुछ फॉर्मूलाज नोट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग समझ लो इसे तुम, ठीक है। चलो जैसे पहला बोलूं मैं कि लॉग, यहाँ पर बेस कुछ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ए है जैसे, और यहाँ पे एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है। इसको कैसे लिखा जा सकता है समझो। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, तुम्हें याद होना चाहिए, जैसे मुझे मुझे याद है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी, जो भी बेस रहेगा, मान लो यहाँ पे कुछ भी बेस हो सकता है, एक कहने का मतलब कुछ भी, यहाँ पे 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, ई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी रहेगा ना, जब इसको फॉर्मूला को तुम फॉलो करोगे, प्रॉपर्टी को फॉलो करोगे, तोड़ोगे उसे, तो तुम सेम बेस रखोगे, ठीक है। कभी कभी तुम्हें मतलब एक्चुअली कभी कभी क्या तुम्हें मेजर में ना, मेजर क्वेश्चंस में ऐसा log x सीधा लिखा हुआ मिलेगा, मतलब और कुछ नहीं। तुम सोचोगे सर तो बेस बोल रहे थे कि कुछ होता है नीचे, बेस तो नहीं लिखा है, एक्चुअली लिखा हुआ है, यहाँ पे हिडन होता है, ठीक है। जब सिर्फ लॉग लिखा रहे, कुछ बेस ना लिखा रहे, तो ऑटोमेटिक मान लेना कि बेस जो है 10 है, ठीक है। और कभी कभी तुम्हें ln लिखा हुआ मिलेगा और फिर भी फॉर्मेट सेम फॉलो होता है, तो वहां पर बेस होता है e। ये e याद रखना, ये नेवियस कांस्टेंट होता है, अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ है, डिफरेंशिएशन वगैरह में इसका जरूर यूज होगा अच्छे से। इसको तुम याद रखो, ई की वैल्यू लगभग लगभग 2.72 होती है, ठीक है। याद रखो तो भी ठीक है, नहीं याद रखो तो भी ठीक है, बाद में वैसे भी मैं बताऊंगा ही, इसकी जरूरत पड़ेगी तो। मैं एक साथ इतना ज़्यादा लोड देना नहीं चाह रहा तुम्हें। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है, इतना तुम याद कर लो। और इससे पहले जो मैंने कराया, अगर वो तुम्हें हो जाता है तो अपना लॉग जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। और डिफरेंशिएशन से पहले छोटा सा बात मुझे तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हें दिक्कत हो जाएगा डिफरेंशिएशन समझने में, थोड़ा बचाना चीज़ों को। आओ देखो, जैसे मान लो मैं बात करूँ ना, एक्स की बात करता हूँ, तो मान लो चेंज इन ना एक्स निकालना है मुझे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है। या डायरेक्ट अगर ऐसा कहूँ तो चेंज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मान लो मैं चेंज इन एक्स कह रहा हूँ, तो ये
एक्स एक्स का मतलब है फाइनल एक्स, ठीक है ना, फाइनल वैल्यू एक्स की, और माइनस एक्स आई का मतलब है इनिशियल एक्स, मतलब एक्स की इनिशियल वैल्यू, और इसे लिखा जा सकता है डे, डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हालांकि मुझे तो पता है कि तुम सभी को पता होगा डेल्टा को चेंज इन पढ़ते हैं, यानी बेसिकली ये जो चेंज इन है ना, ये इतने बड़े लेटर के बजाय ना, वर्ड के बजाय ना, इसको डेल्टा लिखा जाता है। तो जब मैं चेंज इन एक्स बोलता हूँ तो ये डेल्टा अलग चीज नहीं है, ये डेल्टा एक्स पूरा एक साथ है, ठीक है ना, ये अलग नहीं है, ऐसा नहीं कि डेल्टा अलग है एक्स अलग है, ये एक ही चीज है, ये बता रहा है एक्स में चेंज को, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यानी अगर कभी मान लो तुम्हें डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई मिल गया, तो वो बच्चा वाला काम नहीं कर देना कि सर डेल्टा डेल्टा कट गया एक्स बाय वाई, नहीं, डेल्टा इंटू एक्स या डेल्टा इंटू वाई कोई अलग अलग चीज नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कुछ डेल्टा एक अलग टर्म है, नहीं, डेल्टा एक्स अपने आप में एक चीज है और डेल्टा वाई अपने आप में एक चीज है, तो ये नहीं ना कट सकता। मुझे पता है, तुम्हें मालूम होगा, है ना, तुम लोग 10th में पढ़े होगे, डेल्टा इंट्रोड्यूस किया हो गया तुम्हारे मैथ्स के टीचर ने। तो डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स, अगर नहीं भी जानते तो अब जान लो ना। सर अगर मान लो यहाँ पे एक्स की जगह वाई होता, तो कुछ नहीं, वाई एफ माइनस वाई आई इक्वल्स टू डेल्टा वाई लिख देते हैं यहाँ पे, बस एकदम एज सिंपल एज दैट। मान लो चेंज इन वेलोसिटी की बात होगी फिजिक्स में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा वी, यस बिल्कुल एज सिंपल एज दैट, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो हमें अगर चेंज निकालना हो तो हम फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, ठीक है। या तुम कह सकते हो अगर मुझे गेन निकालना है, अगर मुझे गेन निकालना है, तो गेन अगर होगा तो सोचो क्या होगा, फाइनल ज्यादा होगा और इनिशियल कम होगा, तो मैं क्या करूंगा ये, और अगर मुझे लॉस निकालना होगा तो मैं इनिशियल माइनस फाइनल करूंगा, ठीक है। ये छोटा छोटा बात है, अब कुछ कुछ बात ध्यान सुनना है, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है, ये तो मैंने ऐसे बता दिया, इसकी हालांकि कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले से जानते हो कि अगर मुझे गेन निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, लॉस निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए। हम मुद्दे की बात करते हैं। ये जो चेंज इन एक्स है ना, अगर तुम ध्यान से देखो, तो ये फाइनाइट चेंज इन एक्स है। सर मतलब समझे नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, मैंने अभी समझाने का नहीं सोचा है, थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। पैसेंस, देखो अब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब क्या समझते हो, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा। लेकिन अगर मैं इन्फानाइटेसिमली इस, या इन्फानाइट मतलब तुम अनंत कहते हो ना, तो इन्फानाइट अनंत, लेकिन इन्फानाइटेसिमली स्मॉल मतलब क्या हुआ, अनंत रूप से छोटा। मतलब जैसे तुम इन्फानाइट, इन्फानाइटली लार्ज अगर बोलोगे मतलब बहुत बड़ा, तो इन्फानाइटेसिमली स्मॉल मतलब बहुत छोटा, मतलब उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो 0.000000000 जितना लगाना है जीरो तुम लगा सकते हो। जैसे बड़ा की बात करते हैं, इन्फानाइटली लार्ज बोलने का सेंस क्या होगा, कि वाकई में वो बहुत बड़ा है, मतलब उससे बड़ा नहीं हो सकता, यही ना कहने का मतलब होता है। तो इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल का मतलब क्या है, कि बहुत छोटा, रिलेटिवली बहुत छोटा, ठीक है ना, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो एक्चुअली सच में इसका मतलब यही है। तो इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज इन एक्स, मतलब एक्स में कोई खास चेंज नहीं हुआ है। सर आप कहना क्या चाह रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, देखो पड़ेगा अभी। जैसे मान लो ना कि एक्स की वैल्यू 5 है इनिशियली, लेकिन फाइनली इसकी वैल्यू हो गई 5 और लिखो, लिखते रहो जब तक सांस है तब तक लिखते रहो, उसके बाद 1, ठीक है। सोचो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अरे कुछ नहीं। तुमको तो मैं 5.0000001 इतना भी लिखूंगा तो तुम बोलोगे भाई सर 5 है क्या, आप जीरो इतना दिए फालतू में, है कि नहीं, और बराबर है दोनों। लेकिन एक्चुअली में अगर सोचो ध्यान से तो क्या बराबर है, ये दोनों भी बराबर नहीं है, ये दोनों तो छोड़ दो, है कि नहीं, दोनों में कुछ डिफरेंस है ना। हाँ जो डिफरेंस है वो क्या है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा है। जब इतना छोटा चेंज हो, कितना छोटा, ये वाला पार्ट है, ये 0.00000 इतना छोटा जब चेंज हो, इतना छोटा जब चेंज हो, तो वैसे चेंज को क्या बोलते हैं, डी एक्स। यानी अगर मुझे बोलना है कि एक्स में ना बहुत छोटा चेंज है, तो तुम क्या बोलोगे, डी एक्स। तो जो भी समझदार बंदा है वो समझ जाएगा, ये कहना चाह रहा है कि एक्स जो है कि वैल्यू जो चेंज हो रही है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट से चेंज हो रही है। मान लो मैं बोलूँ कि वाई में चेंज है लेकिन बहुत छोटा है, तो डी वाई,
मान लो मेरे हाइट में जो है चेंज वो बहुत छोटा हुआ, इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल, डी एच, ठीक है ना। मान लो कोई चीज है, ठीक है, ध्यान सुनना जो बता रहा हूँ, हाँ, ये हो सकता है, ऐसा कैसे नहीं पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। सोचो कि तुम्हारे पास ना एक पतला वायर है, बहुत पतला, मतलब बहुत पतला। तुमने कभी देखा होगा फैन वैन में जो कॉइल जैसा होता है, उसका वायर कभी देखते हो कितना पतला होता है। तो जो गर्मी का दिन है, ठीक है, तो वो तार फैला कि नहीं फैला हल्का, वो जो बहुत पतला होता है जिसको तुम एकदम क्या बोले हैं, तुम चाहो तो उसको पता नहीं तोड़ पाओगे नहीं, शायद तोड़ भी सकते हो, काफी पतला होता है, तुमने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, कॉइल कॉपर का होता है। तो वो उतना पतला जो तार होता है, सोचो तुमने पढ़ा होगा ना 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो गर्मी के समय में जो है ना वो मतलब जो एक्सपेंशन होता है हीट के कारण, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण, रेलवे का जो ट्रैक होता है उसके बीच में कुछ कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ा जाता है, तो तुमको तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया होगा कि वो गर्मी में एक्सपेंशन होता है, तो वो ब्लैंक स्पेस इसीलिए दिया जाता है ताकि वो एक्सपेंड होकर के उसको फिल कर दे गर्मी में। और जब ठंडी आएगी, जब टेम्परेचर कम होगा, तो ऑटोमेटिकली सिकुड़ जाएगा, है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, उसको एक्सपेंशन के बाद उसको जगह चाहिए तो वो इधर उधर हो जाएगा ट्रैक, तो फिर सही नहीं रहेगा, सेफ नहीं रहेगा, इसलिए वो स्पेस छोड़ा जाता है। माई पॉइंट इज कि जो पतला वाला वायर के बारे में बात कर रहा हूँ, सोचो वो उतना पतला होने के बावजूद जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मान लो एटमॉस्फेयर का कहीं का उसका खुद का टेम्परेचर कैसे भी अगर बढ़ेगा, तो सोचो वो लेंथ तो एक्सपेंड करेगा, साथ ही साथ विड्थ भी एक्सपेंड करेगा, लेकिन वो इतना पतला है कि तुम मेजर भी नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली। अगर तुम चाहोगे तो बिना लैब में जाए और कुछ भयानक इंस्ट्रूमेंट लिए, तो तुम मतलब बिना ड्रामा के तुम मेजर भी नहीं कर सकते कि उसकी थिकनेस कितनी है, तुम सिर्फ लेंथ मेजर कर सकते हो कि स्केल से। तो सोचो कि उसमें जो एक्सपेंशन होगा तुमको पता चलेगा कितना हुआ है, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। क्या पता चलेगा, गर्म गर्म भी होगा तो क्या पता चलेगा कितना एक्सपेंशन हुआ है। तो हम बोलेंगे कि उसका जो डायमीटर है, में जो एक्सपेंशन है वो कितना है, बहुत छोटा, डी एक्स डी आर। अगर उसका रेडियस आर है तो आर रेडियस कितना चेंज हुआ, डी आर से, यानी नया रेडियस हो गया आर प्लस डी आर। यानी पहले अगर रेडियस मान लो 1 सेंटीमीटर था तो अब कितना हो गया 1.000 अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज क्या होता है, ठीक है ना। तो एक बात बता बाबू, जरा लॉजिकली सोचना, जो मैं बोलने वाला हूँ। सोचो अगर कभी तुम्हें अगर dx मिल गया तो तुम समझते हो कि बहुत छोटा है, लेकिन सोचो अगर dx का भी कोई स्क्वायर कर दे, सोच रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो कि एक चीज है 0.001, सोचो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो और छोटा हो गया ना। तो एक तो dx ऑलरेडी इतना छोटा है, ऊपर से इसका स्क्वायर, तबाही मचा देगा ये, है ना, इतना सोचो क्या हो जाएगा ये। जो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसीलिए मैंने इसलिए इसे एक बार मेंशन कर दिया कि कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है कि हमें कभी कभी dx का स्क्वायर वगैरह तो बीच में आ जाएगा तो हम लोग इग्नोर कर देंगे, बोलेंगे ये तो बहुत छोटा है ना। क्यों, क्योंकि dx इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल, ऊपर से उसका स्क्वायर। एक तो मैंने ऑलरेडी आना जाने कितना जीरो दिया, और फिर मैंने बोला जब तक सांस से लिखते रहो उतना के बाद जीरो, उसका भी तुम स्क्वायर कर दोगे तो समझ रहे हो क्या हो जाएगा। तो बेसिकली मैं कहना है क्या चाह रहा हूँ, चेंज अगर जो नॉर्मल चेंज होता है, जैसे मेरा तुम्हारा है, जैसे मान लो मैंने बोला कि मैंने बोला हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मान लो मेरी रफ्तार अभी ना 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, थोड़ी देर में मेरी रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, मुझे रोड खाली दिख गया, मैंने एक्सेलेटर दे दिया, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो मेरे जो रफ्तार है उसमें चेंज कितने का है, तो फाइनल 60 था और इनिशियली 40 था, तो मैंने कहा कि चेंज भाई 20 का है, तो फाइनली चेंज है, तो समझ में आता है ना, सिग्निफिकेंट चेंज है। लेकिन ये dx वाला, ये इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज है, और ये बेस है डिफरेंशिएशन का, ये समझ में तुम्हें आना चाहिए, इसीलिए लॉगरिथम के बाद मैंने इसे थोड़ा बता दिया। अब बस इतनी सी बात अगर तुम समझ गए तो चलो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। एक बात पहले मैं बता दूं यहाँ पर तुम्हें, डिफरेंशिएशन पढ़ने का अभी दो तरीका है। पहला, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखाऊं और सवाल बनवाना स्टार्ट कर दूं, तुमसे बनना भी चालू हो जाएगा, तुमसे मजा भी आ जाएगा, फिजिक्स में जब तक जरूरत पड़ेगा तब तक तुम सॉल्व करते रह जाओगे। दूसरा, मैं थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन का आखिर मतलब होता क्या है, तो उसमें 5 मिनट 10 मिनट समय लग सकता है, तो थोड़ा सा बोर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोशिश करना ये मेंटेन करने का इंटरेस्ट, उसके बाद जब सवाल पे आएंगे तब धड़ाधड़ खूब मजा आएगा, ठीक है, खूब बनेगा, आराम से बनेगा।
बस फॉर्मूला से पकड़ना है। अगर शुरू की बात ध्यान में नहीं भी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं रहती है, सवाल लेकिन बनेगा तुमसे। लेकिन अगर तुम शुरू की बात थोड़ा सा ध्यान रख लेते हो तो तुम्हें फील आ जाएगा। और बाकी डिफरेंशिएशन तुम्हें क्लास 12th में ना महीना पढ़ना है, एक एक महीने, दो दो महीने तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के पूरा कैलकुलस पढ़ना है, काफ़ी समय तक तुम्हारे मैथ के टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग अभी 12th नहीं जा सकते तो हम लोग 11th में ही थोड़ा डिस्कस करेंगे। आओ देखते हैं। अब हम लोग करते हैं स्टार्ट डिफरेंशिएशन। ओके, लेट्स सी। आओ देखो, ठीक है, इसे डेरिवेटिव भी बोला जाता है। नाम से परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि बाबू तुम क्लास चेंज किए हो, ठीक है ना। तो अब जो है तुम्हें, तो क्लास चेंज किए हो तो तुम्हें फेस करना पड़ेगा ना बहुत सारा नया चीज। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है कि डेरिवेटिव। ओके, डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम है डेरिवेटिव। अगर बोला जाएगा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो मतलब डिफरेंशिएट करने बोल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं है क्या, ठीक है, धीरे धीरे बात करता हूँ, सब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे इसका सिग्नेचर देखो कैसा होता है, डी वाई बाय डी एक्स। जब कभी भी ऐसा नजर तुम्हें आएगा ना तो तुम समझ जाओगे कि डिफरेंशिएशन हो रहा है। हालांकि क्या बोलूं, इतना मैं बोल रहा हूँ ना तो तुम्हें, क्योंकि तुम पहली बार देख रहे हो, तो यकीन, मतलब यकीन मानो, थोड़ी देर के बाद जब तुम सीख जाओगे, एक दिन या दो दिन में, उसके बाद तुमको ये सब बात कुछ मायने नहीं रखेगा, क्या डी वाई क्या डी एक्स, देखोगे और सॉल्व करोगे दनादन से, ठीक है। निश्चिंत रहो उसके लिए। तो बस अभी थोड़ा सा शुरुआत में भी बोर हो सकते हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मजा आ जाएगा, ठीक है। जैसे छोटी सी बात कर लेते हैं, बस इस डी वाई बाय डी एक्स को हटा दूं, अगर मैं बोलूँ डी वाई क्या है तो तुम क्या बोलोगे सर, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन वाई। मैं बोलूंगा थोड़ी देर के लिए इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल को भूल जाओ, तो थोड़ी देर के लिए तुम क्या बोलोगे, सर ये तो चेंज इन वाई है कि नहीं। और मैं बोलूं अगर कि नीचे एक्स है, तुम इसे क्या बोलोगे, चेंज इन एक्स। सोचना है जरा सा, यानी बेसिकली ये क्या है, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, है ना। ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ, एकदम सिर्फ सुनना है और दिमाग में रखते जाना है, वापस सब मैनेज होगा, ठीक है। इसको अभी दिमाग में स्टोर कर लो कि इसका मतलब ये है। वापस आते हैं कोई चीज पर, सब काम का है, कुछ बेकार नहीं बता रहा। अब इसका रियल मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी with respect to another quantity, rate of change in one quantity with respect to another quantity। yes, बिल्कुल सही सुन रहे हो तुम। ये रेट का मतलब क्या होता है तुम जानते हो ना, जब किसी एक चीज में दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो दोनों के चेंज का रेशियो उसका रेट कहलाता है। उतना अगर नहीं समझना चाहते तो सिंपली रेट का मतलब ये समझ लो, यहाँ से चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। सर मुझे अभी भी आपकी बात समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, जैसा मैंने कहा है बिना पूरा समझाए मैं रुकूंगा नहीं, तुम बस पेशेंस रखो, और अगर आ रही है तो अच्छी बात है। और देखो, जैसे मान लो मैं बोलूँ एरिया है, ठीक है, स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसका साइड एल है, ठीक है, कोई स्क्वायर है ऑफ साइड एल। ध्यान सुन, अब नहीं समझ आया तो नहीं आएगा। इसका एरिया पे बात कर, तो तुम क्या बोलोगे सर,
स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू स्क्वायर, यानी एल इंटू स्क्वायर, बात खत्म है ना। एल इंटू एल, एल स्क्वायर, है ना जो आप कहते हैं। ठीक, मैंने बोला कि मान लो एरिया चेंज कर गया, नहीं समझे सर? हाँ समझा था। मान लो साइड चेंज कर गया, जैसे एक वायर है ऐसे, ये 4 वायर है यूं तो, ठीक है, बिल्कुल 4 वायर है, ठीक है। और मैंने ऐसे ऐसे उसे सटा वटा के जो है किसी तरीके से एक स्क्वायर बना दिया। गर्मी का मौसम आया तो चारों वायर फैलेगा या नहीं फैलेगा? हाँ या ना? अपने मन में सोचो, फैलेगा या नहीं फैलेगा? फैलेगा ना। सोचो वायर है 1 मीटर का यहाँ पर, या 10 मीटर का है, अब पतला है, तो उसका जो लेंथ में चेंज आएगा, ऐसा थोड़े 1 मीटर का आ जाएगा, नहीं सर 10 मीटर का था, अब फैल के ना गर्मी के दिन में 11 मीटर का हो गया, ऐसा तो नहीं है। जो चेंज आएगा वो तो छोटा ही आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि चलो ऐसा करो, मान लेते हैं अभी लेंथ एल है, लेकिन जो चेंज किया, यानी ये जो सीन है, देखो जो चेंज किया वो डीएल किया। कितना किया? डीएल, ठीक है। तो सोचो ये वाला अगर डीएल किया तो सब डीएल करेगा ना, है कि नहीं? तो बेसिकली सोचो, ये वाला भी करेगा, ये जैसे किया तो ये भी करेगा, ये किया तो ये भी करेगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? सोचो जरा सा, सोचो। पहले जो एरिया था तुम्हारा, पहले तुम्हारा ये एरिया था, है कि नहीं? अब जो तुम्हारा एरिया है, कौन सा है? ये पूरा। हाँ या ना? सोचो। अब तो ये एरिया पूरा हो गया ना, मैंने इसे क्यों नहीं थोड़ा पूरा कलर किया ब्लू से, बताता हूँ, समझ आएगा। मुझे ये भी तो बताता है ना, बताना है ना कि एरिया कितना बढ़ गया, एरिया कितना चेंज हुआ। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा शेडेड, ये ब्लू वाला, ये चेंज इन एरिया को दिखा रहा है कि भैया शुरू में इतना, बाद में टोटल इतना, तो चेंज कितने का हो गया? इतने का, है कि नहीं? ध्यान सुनना। तो मैं अगर ये भी तो कह सकता हूँ कि ये एरिया जो है इनिशियल एरिया है, एरिया इनिशियल इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो मना भी नहीं कर सकते, हाँ सर सही कह रहे हो आप। मैं बोलूँ फाइनल एरिया, समझ में आ रहा होगा अब यार, है ना? साइड होता है स्क्वायर का एल, तो एरिया कितना? एल स्क्वायर, तो इनिशियल एरिया एल स्क्वायर। अब मान लो साइड एक्सपेंड कर गया, तो नया साइड कितना हो गया? यहाँ पे अगर ऐसे लिखूं, न्यू साइड, न्यू साइड कितना हो गया सोचो? न्यू साइड एल प्लस डी एल आया ना। सोच, अब तो तू मान रहा है ना कि साइड में कुछ चेंज आया, तो सोच साइड में चेंज आया तो ही एरिया में चेंज आया ना। अगर साइड में चेंज नहीं आता तो एरिया में चेंज नहीं आता, यानी तू कह सकता है कि जो एरिया में चेंज आ रहा है, चेंज इन वन क्वांटिटी, वो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, यानी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। सुनते जाओ, रिलेट करके सब सिखा दूंगा। देखो, तो फाइनल एरिया ए एस इक्वल्स टू कितना हो गया? एल प्लस डी एल का स्क्वायर, हाँ या ना? मैं पूछता हूँ एरिया में चेंज, चेंज इन एरिया ए फाइनल माइनस ए इनिशियल कितना होगा? क्या मैं चेंज को डीए लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे सर वो तो बहुत स्मॉल चेंज के लिए लिखते हैं ना, तो बिल्कुल सही। साइड जो है वो इतना थोड़े बढ़ गया है। मैंने बोला अगर 10 मीटर का मान लो वायर है, तो 1 मीटर 11 थोड़े हो जाएगा जो सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा।
अगर 10 मीटर का मान लो लेंथ है तो 10.1 बढ़ेगा, है ना, 1 सेंटीमीटर बढ़ सकता है। और कितना, तो 10 मीटर सोच के देख कितना बड़ा होता है, सोचना 10 मीटर कितना होता है, मतलब काफी बड़ा हो जाएगा 10 मीटर, उसमें 1 सेंटीमीटर बढ़े घटे कुछ पता नहीं चलेगा। तुम कहीं पर मान लो जाते हो वायरिंग के लिए, वायर खरीदने जाते हो, 10 मीटर का मान लो खरीद रहे हो, तो क्या वो 1 सेंटीमीटर नहीं देगा तुमको? अगर तुम बोलोगे, या मान लो उससे वो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं दे सकता है तुम्हें, बिल्कुल दे देगा, मिस्टेक भी हो सकता है 1 सेंटीमीटर का। माई पॉइंट इज कि 10 मीटर के कंपैरिजन में 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है वाकई में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डीएल है ना। सोच, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर में कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 होगा, 1000 के कंपैरिजन में एक तो छोटा ही है ना, है कि नहीं? मान लो तो 1000 रुपये का सामान खरीद रहा है, तो 1 रुपया ज्यादा कम कुछ फर्क पड़ता है क्या? माई पॉइंट इज कि एक मतलब उतना छोटा अगर चेंज होगा लेंथ में, तो एरिया में कोई इतना खास बड़ा चेंज होने वाला नहीं है। तो हम उस स्मॉल चेंज के लिए इसको डीए नाम दे रहे हैं। तो सोच डीए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सोच इस डीए की वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ या ना? बिल्कुल। और माइनस इनिशियल एरिया कितना है, एल स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखो, एल स्क्वायर कटेगा, चेंज इन एरिया कितना आया, डीएल स्क्वायर प्लस 2l dl। अब एक बात बताऊं, तो इस चीज को बताने का दो तरीका है यहाँ पे। मैं चाहूँ तो डीएल का चेंज, मैं डीएल भी निकाल सकता हूँ कि लेंथ में कितना चेंज आया, और मैं कर दूंगा एल प्लस डीएल माइनस एल, देख बता देता हूँ, डायरेक्ट कर ही देता हूँ। सोच एरिया में इतना चेंज आया, लेंथ में कितना चेंज आया, इधर देख, चेंज इन लेंथ क्या हो गया, देख क्या लिख सकते हो, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, फाइनल लेंथ क्या है एक्चुअली, एल प्लस डीएल माइनस इनिशियल लेंथ एल, ये खत्म हुआ। तो सोचो चेंज इन लेंथ क्या आया, डीएल, और चेंज इन एरिया कितना आया, डीए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा मुझे डीए बाय डीएल बताओ, सर मुझे मतलब नहीं समझ आया, कोशिश करो इस वाले का मतलब अभी ना समझे। सीधा तुमसे बोलूं कि डीए बाय डीएल बताओ, तो तुम क्या करोगे, सर मेरे पास डीए आया है डीएल स्क्वायर प्लस 2l dl बाय चेंज इन लेंथ आया है डीएल। अगर तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों में डीएल कॉमन हो जाएगा, इसमें भी है इसमें भी, और अगर दोनों में डीएल कॉमन आ गया तो कट जाएगा, तो क्या आएगा सोचो, ऊपर में डीएल प्लस 2l, है कि नहीं? अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, कि डी ए बाई डी एल इक्वल टू डी एल प्लस 2l। सोचो डीएल कितना छोटा, कितना है, डीएल की वैल्यू क्या है, मान लो इतनी होगी, या इससे भी छोटी हो सकती है, डीएल को तो हम मान रहे हैं बहुत स्मॉल है। तो 2l, एल का दोगुना है, 2l के कंपैरिजन में डीएल क्या है, कुछ है नहीं ना। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ बगल में, ऐसे मैं ब्रैकेट में अगर मेंशन कर दूं कि 2l इज मच मच ग्रेटर देन dl, तो क्या मैं dl को इग्नोर कर सकता हूं? अगर मैं कर सकता हूं तो बताओ तुम कि da बाय dl, da बाय dl इज व्हाट, 2l। फिजिक्स में समझने के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। देखो समझ लो, तुम्हें मैंने क्या निकालने सिखाया, डी ए बाई डी एल, है ना, डी ए बाई डी एल इक्वल टू 2l। ये क्यों निकाले सर, क्या बताएं, मुझे नहीं पता पड़ रहा है, मैं पता पढ़ा रहा हूँ। ये डी ए क्या है, चेंज इन एरिया, है कि नहीं? ध्यान से देख, ये डी ए क्या है, चेंज इन एरिया, यानी चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ये अनदर क्वांटिटी कौन है, लेंथ, है कि नहीं? यानी लेंथ अगर चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज हो रहा है, मानते हो कि नहीं, मानते हो ना? इसका मतलब एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तुम जानते हो। तो ए इक्वल टू एल स्क्वायर, यानी एरिया एल का फंक्शन है। तो जब कभी भी एरिया चेंज करेगा, किसके रिस्पेक्ट में करेगा, एल के रिस्पेक्ट में, यानी इसका चेंज इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे।
तो जब कभी भी ऐसा कोई चीज होता है कि मान लो y इक्वल्स टू 3x² है, तुम्हें निकालना है y का चेंज x के रिस्पेक्ट में, तो तुम क्या करोगे, dy/dx। तुम्हें एरिया में चेंज निकालना है लेंथ के रिस्पेक्ट में, तुम क्या रखोगे, dA/dl। तुम्हें मान लो z का z इक्वल्स टू दिया हुआ है 2y², तुम्हें z का चेंज निकालना है y के रिस्पेक्ट में, क्या करोगे, dz/dy, है ना। कुछ भी मतलब मान लो तुम जो कह सकते हो, मान लो सर मेरे को एरिया निकालना है सर्कल का, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो गया, πr²। तुम सोचो ये एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, तो तुम क्या लिखोगे, एरिया चेंज करेगा किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकालोगे, dA/dr, है कि नहीं। अगर यहाँ पे तुम्हें नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। मान लो अगर मैं बोलूं कि एरिया इक्वल्स टू है πr² ऑफ ए सर्कल, सोचो अगर उसका रेडियस चेंज करेगा तो ही ना एरिया चेंज करेगा, ऐसे करेगा क्या। तो मैं तुमसे अगर जानना चाहता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताइए, तो ऑटोमेटिकली तुम समझते हो ना कि आर के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, क्यों, सर्कल का एरिया और कैसे चेंज करेगा भाई, रेडियस चेंज करके बदलेगा ना, और कोई उपाय है क्या तुम्हारे पास। एक सर्कल है उसका एरिया कैसे बदलेगा, उसका रेडियस बदलेगा तो ही ना πr² से उसका एरिया बदलेगा। इसका मतलब एरिया में चेंज जो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, आर के रिस्पेक्ट में। तुम्हें धीरे धीरे बेटा समझ में आ जाएगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक क्या हो सकता है, सोचो थोड़ा सा, अगर तुम सोच पा रहे हो तो, जैसे मान लो एक सिलेंडर है ना, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें आता है ना, πr²h। किसी ने बोला सर मैं रेडियस कांस्टेंट कर दूंगा लेकिन हाइट बढ़ाऊंगा, सोच एच बदल रहा है ना, तो वॉल्यूम बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो किसका फंक्शन हो गया, एच का। सर आर, आर तूने ही तो बोला सर मैंने कांस्टेंट रखा है, मैं सिर्फ हाइट बदल रहा हूँ। तो सोच आर कांस्टेंट हुआ तो वी किस पे डिपेंड किया, एच पे। इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम जो है किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, एच के रिस्पेक्ट में। सोच कोई बोलता सर मैं जो है हाइट कांस्टेंट रखूंगा रेडियस चेंज करूंगा, तो यहाँ पे एच की जगह क्या होता, आर होता। यानी किसी भी एक क्वांटिटी अगर दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो हम बेसिकली उससे क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। यानी उसका अगर रेट मुझे निकालना है तो मैं इस फॉर्मेट को फॉलो करूंगा, dy/dx, dA/dl और dv/dx। तो सर क्या मुझे हमेशा निकालने के लिए इतना करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, यही तो बात है। यही तो बात है कि ये जो मैंने कराया अगर तुम्हें याद रह भी जाता है तो ठीक है, नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बस शुरुआत में थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए चेंज का इसे बता दिया जाता है। मेरा मन किया मैंने बता दिया, नहीं बता तो कोई दिक्कत नहीं था, मैंने बोला था मैं डायरेक्ट सवाल भी बनवा सकता हूँ तुमसे, तो चलो अब समय है सवाल बनाने का। तो चलो ये सब पहले तो नॉनसेंस है ना, ये मैंने समझाने के लिए बस बताया है, अगर तुम समझ गए हो तो ये उसका नहीं पार्ट नहीं है, बस मैंने ऐसे बताया है, बता दिया। यस, अब सब ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं कुछ एक एग्जांपल्स, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। सब समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो, जैसे फॉर्मूला भी बताऊंगा ना यूज करने तुम समझ जाओगे। तो बेसिकली अब जो अपने को इसमें भेंट होने वाला है, अब अभी तक अपने को समझ में आ गया है, जो फॉर्मेट होगा, जो सिग्नेचर होगा वो इस टाइप का होगा, dy/dx, dz/dy, कुछ इसी टाइप का, डी समथिंग बाय डी समथिंग, है ना। मान लो कि तुम भी नहीं जानते हो हम भी नहीं जानते, थोड़ी देर के लिए पहली बार पढ़ रहे हैं, सर मुझे तो इसे पढ़ना भी नहीं आता, क्या पढ़ूं मैं इससे। तो देखो इसे पढ़ने का तरीका, या तो तुम कह सकते हो dy/dx, या तुम कह सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या तुम कह सकते हो रेट ऑफ चेंज इन y
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर तुम्हारा दिमाग इतना भी चलता है ना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा मैंने पिछले वाला क्या बताया और ये क्या है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता डी वाई बाई डी एक्स तो मे भी तुम नहीं समझते कि रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है कि नहीं। लेकिन अब तो तुम समझते हो ना कि अगर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है मतलब वाई जो है किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स बदलेगा तो वाई बदलेगा। जैसे ए इक्वल्स टू एल स्क्वायर था, कोई बात नहीं, 10th 11th में आया हो ना, कोई बात नहीं, सीख जाओ। ए इक्वल्स टू एल स्क्वायर है, सोच एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, सोच सोच, एल पे डिपेंड कर रहा है ना, सोच। अगर एल चेंज नहीं करता तो क्या ये ए चेंज करता, यानी एरिया एल पे डिपेंड कर रहा है ना। तो सोच अगर एरिया में चेंज आएगा तो तभी ना आएगा जब लेंथ चेंज हुआ होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ एल चेंज किया, जितना चेंज किया उतना डिवाइड कर, वही पॉइंट है। लेकिन अब बार बार हम उतना नहीं कर सकते है कि नहीं। अब अगर तुम लॉजिकली सोचो तो बार बार हम उतना नहीं कर सकते कि मतलब पहले इनिशियल लिखेंगे फिर फाइनल लिखेंगे, माथा खराब हो जाएगा हम लोग करते करते, है कि नहीं। तो सर इसका कोई उपाय है, यस। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा तुम्हें। उसके पहले कुछ फॉर्मूला लिख लो मजा लेने से पहले। और देखो एक चीज देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। सोच अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ध्यान से देख, अब एकदम एक एक बात को ध्यान से पकड़, सब समझ में आएगा तुम्हें। मान लो मैं लिखूं यहाँ पे डी साइन एक्स बाय डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ऊपर वाले डी के बगल में जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन होता है और नीचे वाले डी के जो बगल में रहेगा उसके रिस्पेक्ट में होता है। यानी ये है और ये लाइन गलत पकड़ा गया, ये इस y के बारे में यहाँ बात हो रहा है, इस x के बारे में वहां बात हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी यहाँ पे जो भी रहता। सोच अगर मैं बात करता यहाँ पर z होता तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, विथ रिस्पेक्ट टू z, ठीक है ना। अगर यहाँ x होता तो यहाँ लिखना पड़ता है x। आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना। उम्मीद करता हूँ कि समझा पा रहा हूँ मैं, है ना। अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं, फॉर्मूला पे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया हो तो चलो देखते हैं आगे। कि जैसे मान लो अपने को मिला कुछ फॉर्मूला, याद करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। कुछ फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से जीवन है तुम्हारा, ठीक है, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का। सबसे पहला है डी एक्स की पावर एन बाई डी एक्स। अगर यहाँ से तुम भी देख रहे हो ना, अगर तुम मान लो शुरू से मान लो लाइव क्लास हो रहा होता, ये तुम्हारा क्लास छूट गया होता, तुमने यहाँ तक कुछ भी नहीं देखा, तुम डायरेक्ट अगर यहाँ से भी देख रहे हो तो भी तुमसे सारा सवाल बनेगा, तो भी तुमसे सारा सवाल बनेगा। देखो जैसे डी एक्स की पावर एन बाय डी एक्स अगर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे तुम एक बात तो समझ गए कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इतना तुम समझ गए, है ना। इसका क्या मतलब होता है नहीं भी समझे कोई बात नहीं, लेकिन x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हो रहा है और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ये तो तुम्हें समझ में आ गया है कि नहीं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आता है कि अगर बोला है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसकी वैल्यू क्या लाएंगे, ये फॉर्मूला तुमको बताएगा कि n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन, जहां पर वेर n इज अ कोई नंबर हो सकता है, जनरली कांस्टेंट नंबर ले सकते हो, है ना। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना, इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है ना, फ्रैक्शन हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, क्या बताऊँ, कुछ भी हो सकता है। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अभी बताता हूँ, देख एक दो फॉर्मूला और लिख लेना दे। अच्छा तुम ही बताओ, अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता, कांस्टेंट मतलब कुछ भी जो तुम कहो, मान लो कांस्टेंट मतलब कुछ भी, पाँच, तो इसका वैल्यू क्या होता है, डी फाइव बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती, सोचो खुद से सोचो, डी फाइव बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती, फाइव को छोड़ो, कोई भी कांस्टेंट होता उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, जीरो। सर ये कैसे, तो आप जानते हो, आप बता दिए, मैं कैसे जानूंगा, अभी बताता हूँ, देख। क्या का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सोच अगर यहाँ पर कांस्टेंट है वाई की जगह, तो कांस्टेंट मतलब ही क्या होता है कि वो चेंज नहीं कर रहा है, उसकी वैल्यू फिक्स है। तो सोच जो चेंज ही नहीं कर रहा उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा,
चेंज ही नहीं कर रहा, मेरी वैल्यू 5 है, तो सोच 5 में कितना चेंज, अब अभी भी 5 है, बाद में भी 5 है, तो अगर 5 ही है तो चेंज कितने का, जीरो, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जीरो। यानी अगर कोई कांस्टेंट होगा कभी भी फिजिक्स में, मैथ में, कहीं भी, अगर कोई कांस्टेंट टर्म मिल गया और अपने को उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या होगा, वो जीरो होगा। अगर तुम इतना सा याद रखते हो तो चलो मैं इस पे थोड़ा सा सवाल करा रहा हूँ, ताकि तुम्हें अब कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं सीख पा रहा हूँ सर, तब से आप क्या बता रहे हो। आओ चलो देखो, मान लो किसी ने क्वेश्चन दे दिया, बेटा डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स है, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। तुमने बोला सर, सर ने एक फॉर्मूला बताया था कि कुछ एक्स की पावर नंबर कांस्टेंट ऐसा कुछ रहेगा बाय डी एक्स, तो ये फॉर्मूला लगाना है। चलो देखें जरा से क्या है, ऊपर में कौन है भाई, एन है, तो सॉल्यूशन में क्या है, वही एन पहले आ जाएगा और इनटू एक्स टू दी पावर एन से एक घट जाएगा पावर, तो चलो करते हैं ऐसा, ये टू पहले आ गया और एक्स टू दी पावर जो भी है उससे एक माइनस हो गया, तो टू इंटू एक्स वन, यानी बेसिकली टू एक्स। हाँ या ना, सोच सोच, अगर तू ये सब नहीं भी जानता सोच, ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, यही मतलब है, इतना ही काम है अपने को। सोच, अगर तेरे को डी एक्स की पावर 5 लिखूं, ठीक है, बाय डी एक्स, अब बोलूँ कि बता इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तुमने देखा एक्स की पावर 5 एक्स की पावर एन, यानी फॉर्मूला है एन यानी 5 एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, यानी दिस। हाँ कि ना, अब कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तुम्हें बता। बिल्कुल कर सकते हो। मान लो अगर मैं एक और फॉर्म सवाल लिखूं, डी एक्स की पावर यू नो माइनस टू बाय डी एक्स, तो क्या लिखोगे, एन की वैल्यू माइनस टू, एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन। बस ये याद रखना, ये एन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं आ जाए। मतलब मैं बोलूँ कि बेटा 5 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करो, ये चमत्कार मत कर देना सर, एक्स इधर 5 की पावर एक्स माइनस वन, गलती से भी नहीं। हाँ गलती से भी नहीं, इसका एक फॉर्मूला होता है अलग, वो लॉग के टर्म में आता है, हालांकि उसकी कोई जरूरत फिजिक्स में उतनी कभी नहीं है, उतनी क्या, इसीलिए मैंने नहीं बताया। तो तुम्हें याद रखना है एक्स की पावर क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट। सर पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर मैं ऐसा दे दूं सवाल कि डी टू की पावर पाई, सॉरी, डी एक्स की पावर पाई बाय डी एक्स, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई की पाई इंटू एक्स की पावर पाई माइनस वन। बहुत अच्छे से आंसर। बस याद रखना कि एक्स की पावर जो आए एन, वो क्या हो, एक कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है, आई होप तुम समझ गए। एक और ले लूं क्या, जैसे टी एक्स की पावर मान लो 2.3 आ गया बाय टी एक्स, इसको भी तुम लिख सकते हो 2.3 इंटू एक्स की पावर 2.3 माइनस वन। अब जो भी आ जाए इसकी वैल्यू वो अलग बात है ना। तो डिफरेंशिएशन का जो स्टार्ट है बेसिकली हो चुका है, और जो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला तुम्हें फॉलो करना है डी एक्स की पावर एन का, वो हो गया। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे उसमें मैं इस फॉर्मूला के साथ फिर से शुरुआत करूंगा और थोड़े इलस्ट्रेशन अच्छे अच्छे एग्जांपल्स को लेकर के आगे कराऊंगा, और फिर जो डिफरेंशिएशन में कुछ और फार्मूलाज की लिस्ट है वो मैं दूंगा जो तुम्हें याद होना चाहिए, और हम लोग इसके रूल्स को भी कुछ कुछ सीखेंगे, फॉलो करेंगे। मतलब कल से बेसिकली हम लोग थोड़ा सा डीप में घुसेंगे डिफरेंशिएशन में। बट कहने को डीप तो है, लेकिन वो सारा चीज जो है ना ब्रीफ में ही है, रियल डिफरेंशिएशन जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना में हम लोग नहीं घुसेंगे, लेकिन स्टिल हम लोगों को लगता है मुझे 1 से 2 लेक्चर और लग ही जाएगा। कोशिश करूंगा 1 में निपटा दूं, लेकिन नहीं हुआ तो 2 लेक्चर ले लूंगा, ठीक है, और मैं आपका डिफरेंशिएशन पूरा कर ही दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय।